हे गाइस, दिस इज़ आरिफ मोहम्मद। वेलकम बैक टू आवर चैनल AK सर केमिस्ट्री। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री और सरफेस केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन, यानी वे कारक जो अधिशोषण की क्रिया को प्रभावित करते हैं, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इस श्रृंखला के अंतर्गत हमने कौन कौन से फैक्टर्स डिस्कस कर लिए थे? हमने नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट डिस्कस कर लिया, हमने नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट डिस्कस कर लिया और हमने एडसॉर्प्शन पर प्रेशर का इफेक्ट डिस्कस कर लिया। इसी के अंतर्गत एक इम्पोर्टेंट हमें जो ग्राफ मिला था वो हमने डिस्कस किया था, दैट इज फ्रेंडलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म, यानी फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी। आज हम बात करने वाले हैं इसमें जो फोर्थ फैक्टर हमारा बचा हुआ है, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव डिस्कस करने के पश्चात जो आज की क्लास का हमारा मेन टॉपिक होगा वो होगा कैटालिस्ट एंड कैटालिसिस। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। बने रहिए हमारे साथ, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ताप का प्रभाव क्या होता है, बात करेंगे। देखिए, ताप का प्रभाव बताने से पहले सबसे पहले हम ये बता दें कि एडसॉर्प्शन क्या होता है, अधिशोषण क्या होता है। अधिशोषण में क्या होता है? एक अधिशोषक होता है, एक अधिशोषक यानी एडजॉर्बेंट, और ये एडजॉर्बेंट क्या करता है? अधिशोष्य को अधिशोषित करता है। क्या करता है? अधिशोष्य एडजॉर्बेट को, जो कि क्या है? अधिशोष्य। ठीक है। जब ये एडजॉर्बेट इस एडजॉर्बेंट पर अधिशोषित हो जाएगा तो हम क्या कह देंगे? क्या हो गया? अधिशोषण हो गया, एडसॉर्प्शन। समझ में आ रही है बात? ये एक एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेट है। जब ये एडजॉर्बेट यहाँ एडजॉर्बेंट के सतह पर कलेक्ट हो जाएंगे, पृष्ठ पर कलेक्ट हो जाएंगे, तो आप क्या कहोगे? क्या हो गया? अधिशोषण हो गया। ठीक है, ओके। इसके अलावा एडसॉर्प्शन, इसके अलावा जब ये प्रोसेस होती है, ये वाली प्रोसेस, तब क्या होती है? हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होती है, यानी इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। हीट रिलीज होने के कारण इस प्रोसेस को नाम क्या दिया है हमने? एक्सोथर्मिक, उष्माक्षेपी। क्योंकि उष्मा बाहर निकल रही है, हीट बाहर रिलीज हो रही है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या नाम दिया हमने? एक्सोथर्मिक। साथ में हम क्या लिखते हैं यहाँ पे? हीट, यानी कि उष्मा यहाँ पे बाहर निकल रही है। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये हम डिस्कस करी हुई बात है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। अब देखिए, जब एडसॉर्प्शन हुआ तो हीट रिलीज हुई, सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिए। अब अगर इस प्रोसेस को हम एडसॉर्प्शन बोल रहे हैं कि जब अधिशोषक की सतह पर अधिशोष्य कलेक्ट हो जाता है, अटैच हो जाता है, क्या हो गया? अधिशोषण हो गया। बट यदि अधिशोषण के पश्चात, में नेक्स्ट कंडीशन की बात कर रहा हूं कि यदि जो अधिशोषण हुआ था पुनः वापिस से एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट सेपरेट हो जाए, वापिस से दोनों क्या हो जाए? अलग हो जाए, यानी एडसॉर्प्शन जो हुआ था उससे वापस से क्या हो जाए? एडजॉर्बेंट से एडजॉर्बेट अलग हो गया, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिसॉर्प्शन, विशोषण। ये वाली प्रोसेस, इसको हम क्या कह सकते हैं? डिसॉर्प्शन, विशोषण। इसे क्या कहते हैं? विशोषण। अधिशोषक की सतह से अधिशोष्य का अलग होना डिसॉर्प्शन कहलाता है। ठीक बात है, ओके। अगर ये वाली प्रोसेस, इस प्रोसेस को जो एडसॉर्प्शन, इसको हमने क्या कहा था? एक्सोथर्मिक। क्या नाम दिया हमने? एक्सोथर्मिक। तो डिसॉर्प्शन क्या होगा? एंडोथर्मिक। ठीक है ना। अगर इस तरफ अपन जा रहे हैं तो हीट रिलीज हो रही है, इधर अपन आएंगे तो हीट क्या की जाएगी? एक्सेप्ट की जाएगी। यहाँ पे क्या होगी? हीट एक्सेप्ट होगी, यानी कि जो डिसॉर्प्शन प्रोसेस है वह एंडोथर्मिक है, उष्मा शोषी है, जबकि ये क्या है? एक्सोथर्मिक, उष्मा क्षेपी। ठीक बात है, ओके। अब देखिए,
हमने डिस्कस किया था दो प्रकार के एडसॉर्प्शन, कितने टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फिजीजॉर्प्शन, फिजीजॉर्प्शन, एक होता है केमीजॉर्प्शन, केमीजॉर्प्शन, फिजीजॉर्प्शन और केमीजॉर्प्शन। फिजीजॉर्प्शन के लिए हमने क्या कहा था, ये रिवर्सिबल होता है। फिजीजॉर्प्शन क्या है, रिवर्सिबल, ठीक है, यानी उत्कर्मणीय, उत्कर्मणीय। जो भौतिक अधिशोषण है वह उत्कर्मणीय होता है, यानी एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेट जुड़ के एडसॉर्प्शन कर सकते हैं, और यदि ये दोनों अलग हो जाए तो डिसॉर्प्शन कहेंगे। अगर फॉरवर्ड प्रोसेस की बात करें तो क्या है, एक्सोथर्मिक, और बैकवर्ड प्रोसेस की बात करें तो क्या है, एंडोथर्मिक। हम सब जानते हैं कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस अगर हो रही है, अगर अधिशोषण हो रहा है, हीट रिलीज हो रही है, तो हीट अगर रिलीज हो रही है, ऊष्मा अगर बाहर निकल रही है, उस दौरान यदि हम टेम्परेचर बढ़ाने लग जाएं, यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज करने लग जाएं, तो क्या होगा, क्या एडसॉर्प्शन बढ़ेगा? क्या विचार करता है आपका, क्या लगता है आपको, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, ये हमें देखना है। देखिए प्रोसेस क्या चाहती है, हीट रिलीज करना चाहती है, ऊष्मा बाहर निकालना चाहती है, और हमने अगर टेम्परेचर देना शुरू कर दिया तो हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। प्रोसेस क्या चाहती है, टेम्परेचर में कमी चाहती है, हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, यानी प्रोसेस के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, और अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं तो प्रोसेस क्या होगी, कम होती जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर में आप वृद्धि करोगे, अधिशोषण क्या होता जाएगा, भौतिक अधिशोषण कम होता जाएगा, और डिसॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि एडसॉर्प्शन एक्सोथर्मिक है और डिसॉर्प्शन एंडोथर्मिक है। ठीक बात है, ओके। अब इसी के मध्य जो मैं बोल रहा हूं, एडसॉर्प्शन के लिए टेम्परेचर और जो अधिशोषण की मात्रा है उनके मध्य एक ग्राफ बनाया जाता है, और इस ग्राफ को कहते हैं एडसॉर्प्शन आइसोबार या अधिशोषण समदाबी। उस ग्राफ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फिजीजॉर्प्शन के लिए, इतनी बात में कोई दिक्कत आ गई समझ में? आगे चलते हैं। देखिए फिजीजॉर्प्शन के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ का नाम क्या है, नाम है एडसॉर्प्शन, एडसॉर्प्शन आइसोबार, अधिशोषण, अधिशोषण समदाबी। देखिए इससे लास्ट क्लास में हमने अधिशोषण समतापी पढ़ा था, ये क्या पढ़ रहे हैं, अधिशोषण समदाबी, आइसोबार, समदाबी, यानी दाब का वहां पे क्या हुआ था, समतापी, यानी टेम्परेचर आपने कांस्टेंट किया था, यहां पे आप क्या बोल रहे हो, समदाबी। तो किसे कांस्टेंट करने वाले हो, प्रेशर को कांस्टेंट करने वाले हो। तो हम क्या कह देंगे, एट द कांस्टेंट प्रेशर, एट द कांस्टेंट प्रेशर। ये किसके लिए बना रहे हैं, सबसे पहले हम पहले डेफिनेशन दे दें, फिर हम इसको टाइप्स देख लेंगे। अधिशोषण समदाबी का एट द कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर किसके मध्य, ग्राफ बिटवीन x अपॉन m एंड t, x m और x बटा m, x बाई m और t के बीच में जो आप यहाँ पे प्लॉट बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, आरेख बनाएंगे, उसी को क्या कहते हैं, एडसॉर्प्शन आइसोबार कहते हैं। तो ग्राफ बनाते हैं हम, दो एक्सिस ले लेते हैं, वन इज द y एक्सिस एंड सेकंड इज x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे क्या लेंगे आप, x अपॉन m। व्हाट इज x अपॉन m, गैस के अधिशोषण की मात्रा। अधिशोषण की मात्रा में x क्या है, गैस की मात्रा, m क्या है, अधिशोषक का द्रव्यमान। ठीक है, बता दिया था लास्ट क्लास में मैंने, फिर रिपीट कर दिया इसको। इस तरफ हम क्या ले लेंगे, टेम्परेचर, इधर हम क्या लेंगे, टेम्परेचर T। ठीक बात है, ओके। अब अपन यहाँ पे देखते हैं कि कैसे ग्राफ आएगा। ध्यान दीजिए, हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन ली है हमने ये, फॉर फिजीजॉर्प्शन, फिजीजॉर्प्शन भौतिक अधिशोषण जो कि उत्कर्मणीय होता है, भौतिक अधिशोषण। आप ये ग्राफ किसके लिए बना रहे हो, भौतिक अधिशोषण के लिए बना रहे हो। तो भौतिक अधिशोषण में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो गैस के अधिशोषण की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी या घटेगी,
गैस के अधिशोषण की मात्रा घटेगी और विशोषण की मात्रा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एडसॉर्प्शन एक एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है और इस ऊष्माक्षेपी प्रक्रम में अगर आप टेम्परेचर गेन कर रहे हो तो यहाँ पे गैस के अधिशोषण की मात्रा में क्या आएगी? कमी आएगी। तो देखिए जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो गैस के अधिशोषण की मात्रा में क्या आ रही है? कमी आ रही है। इस तरह का ग्राफ आपको प्राप्त होगा। किसके लिए? भौतिक अधिशोषण के लिए। क्यों प्राप्त हुआ? क्योंकि दिस इज द एक्सोथर्मिक रिवर्सिबल प्रोसेस। ये एक ऊष्माक्षेपी उत्क्रमणीय प्रक्रिया है जिसके लिए हमें इस प्रकार का ग्राफ प्राप्त होता है। आगे हम बात करते हैं, सेकेंड हम लेंगे केमिजॉर्प्शन। यहाँ पे इतनी बात आगे समझ में, इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। 1 2 3 चलिए आगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिजॉर्प्शन के लिए। केमिजॉर्प्शन के लिए भी हम एक आइसोबार बनाने वाले हैं। यही सेम कंडीशन लेने वाले एट द कांस्टेंट प्रेशर x/m और टेम्परेचर। ठीक है, सेम एक्सिस, 2 एक्सिस ले लिए हमने, 2 एक्सिस। दिस इज द y एक्सिस, ये हमने कौन सा एक्सिस ले लिया? y, और एक ले लेते हैं हम x एक्सिस। ठीक है, y एक्सिस पे ले लिया हमने गैस के अधिशोषण की मात्रा और इधर ले लेते हैं अपन टेम्परेचर T एट द कांस्टेंट प्रेशर। देखिए जो भौतिक अधिशोषण है वो तो रिवर्सिबल था, पर जो केमिजॉर्प्शन होता है, सेकंड हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? केमिजॉर्प्शन। फॉर केमिजॉर्प्शन, रासायनिक अधिशोषण के लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए। देखिए भौतिक अधिशोषण क्या था? रिवर्सिबल था, पर रासायनिक अधिशोषण केमिजॉर्प्शन रिवर्सिबल नहीं होता है। यहाँ पे जब आप टेम्परेचर में वृद्धि करेंगे तो अधिशोषण हालांकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, पर केमिजॉर्प्शन में जब आप हीट देंगे, टेम्परेचर गेन करेंगे तो उससे क्या होगा? देखिए केमिजॉर्प्शन में हमने कहा था कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, केमिकल बॉन्डिंग होती है कोवेलेंट टाइप की, कोवेलेंट बॉन्ड टाइप की, आयनिक बॉन्ड टाइप की, इस तरह की बॉन्डिंग होती है, यानी केमिकल रिएक्शन होती है। और केमिकल रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जो कि अपन काइनेटिक्स में डिस्कस कर चुके हैं। अब रिएक्शन होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है, सक्रियण ऊर्जा की नीड है। जब आप टेम्परेचर दोगे, जब आप हीट दोगे, आप टेम्परेचर गेन करोगे, तब क्या होगा? जो आप हीट दे रहे हो उससे यहाँ पे क्या मिलने वाली है? केमिकल रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मिलने वाली है, सक्रियण ऊर्जा मिलने वाली है। और सक्रियण ऊर्जा अगर मिल रही है तो रिएक्शन क्या होगी? आसानी से होगी। यानी जब आप केमिजॉर्प्शन में पहले टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो इंक्रीज करने से क्या मिल रहा है? इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है, और अधिक से अधिक अणुओं को अगर एक्टिवेशन एनर्जी मिल रही है तो अधिशोषण क्या होगा? बढ़ेगा। पहले क्या होगा? जब आप टेम्परेचर गेन कर रहे हो अधिशोषण बढ़ेगा, बढ़ रहा है, टेम्परेचर गेन कर रहे हो, अधिशोषण बढ़ रहा है, बट ऐसा नहीं है हमेशा ही बढ़ता रहेगा। एक ऐसी स्थिति आएगी कि इसके पश्चात अधिशोषण, टेम्परेचर बढ़ाने पर अधिशोषण में क्या आने लगेगी? कमी आने लगेगी। गैस के अधिशोषित गैस की मात्रा में क्या आने लगेगी? कमी आने लगेगी। यानी यहाँ पे आपको पीक प्राप्त हुआ था और फिर क्या आ रही है? जैसे जैसे आप टेम्परेचर गेन कर रहे हो x/m की वैल्यू में कमी आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए पहले तो क्या हो रहा था? एक्टिवेशन एनर्जी जो आप हीट दे रहे थे उसको एक्टिवेशन एनर्जी के रूप में यूज किया जा रहा था, बट एक्टिवेशन एनर्जी हुई, एडजॉर्बेंट आके एडजॉर्बेंट पर अधिशोषित हुआ, बट एक स्थिति ऐसी आएगी कि एडसॉर्प्शन तो हो चुका है, जो सरफेस है वो तो कवर हो चुकी है, आप फिर भी हीट दिए जा रहे हो, तो अब क्या होगा? अब हीट देने पर जो एडजॉर्ब हुए थे उन एडजॉर्ब हुए एडजॉर्बेट पार्टिकल्स को क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। एनर्जी मिलने से क्या होगा? वह अधिशोषक की सतह को छोड़कर बाहर जाने लगेंगे, यानी विशोषित होने लगेंगे, डिसॉर्प होने लगेंगे। यहां तक तो क्या हुआ था? सतह पर अधिशोषित हो रहे थे, पर अभी भी आप टेम्परेचर दे रहे हो तो अब ये अधिशोषक की सतह को छोड़कर बाहर जाने लग गए। जो अधिशोषित हुए थे ना, वो इतनी हीट मिल गई कि उनको इतनी एनर्जी मिल गई कि अब वो यहाँ पे टिक ही नहीं पा रहे हैं, यहां से बाहर निकलना उन्होंने शुरू कर दिया, यानी डिसॉर्प्शन शुरू हो गया। और डिसॉर्प्शन शुरू होने के कारण इसकी वैल्यू में क्या आएगी? कमी आएगी। और देखिए
कमी के कारण जैसे जैसे आप टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ा रहे हो तो x/m की वैल्यू में कमी आ रही है, यानी गैस के अधिशोषण की मात्रा में कमी आ रही है। तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है फैक्टर्स दैट अफेक्टिंग एडसॉर्प्शन। यहाँ तक के 4 पॉइंट है, इनमें से आइसोबार और आइसोथर्म इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ईजी है। आइसोबार समदाबी यानी प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्म समतापी यानी टेम्परेचर कांस्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कैटालिस्ट। कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसी केमिकल स्पीसीज है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को चेंज कर देते हैं, बदल देते हैं, पर इनके खुद के केमिकल कंटेंट में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पोटेशियम क्लोरेट का डिकम्पोजिशन यहाँ पे पढ़ रहे हैं, डिसोसिएशन पढ़ रहे हैं। पोटेशियम क्लोराइड के डिसोसिएशन की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कैटालिस्ट प्रेजेंट नहीं है। एट द एब्सेंट ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में। देखिए, जब उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में ये डिसोसिएशन रिएक्शन हम करवाते हैं तो हमें यहाँ पे 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर इसका डिसोसिएशन होता है, ये टूटता है और प्रोडक्ट मिलता है आपको पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन यहाँ पे आपको प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं, है ना। यानी आपको बिना उत्प्रेरक के ये रिएक्शन करवाने के लिए इतने हाई टेम्परेचर की आपको नीड हुई, जबकि इसी रिएक्शन को जब सेम रिएक्शन है, जब इसी रिएक्शन को MnO2 की प्रेजेंट में करवाया जाता है, इसी रिएक्शन को जब MnO2 की प्रेजेंट में करवाते हैं तब यही रिएक्शन लो टेम्परेचर पे टेक प्लेस हो जाती है, यानी लगभग आधे टेम्परेचर पे 338 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन टेक प्लेस हो जाती है। यहाँ पे क्या चाहिए था हमें? हाई टेम्परेचर की नीड हुई थी, क्योंकि यहाँ पे कैटालिस्ट प्रेजेंट नहीं था, जबकि यहाँ पे MnO2 की प्रेजेंस इस रिएक्शन को लो टेम्परेचर पे ही करवा रही है। यानी इस रिएक्शन में ये MnO2 क्या है? एक कैटालिस्ट है, एक कैटालिस्ट, उत्प्रेरक। ये क्या है? एक उत्प्रेरक है, और ये उत्प्रेरक इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। ठीक है, तो उत्प्रेरक क्या है? एक केमिकल स्पीसीज है जो किसी केमिकल रिएक्शन के रेट को चेंज कर देती है। अब यहाँ पे कैटालिस्ट की अगर अपन बात करें तो मोस्टली हम कैटालिस्ट वर्ड आते ही कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े। इसीलिए हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट। तो ये तो कैटालिस्ट से रिलेटेड एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, सबको पता होती है, पर फिर से हमने इसको रिवाइज कर लिया। आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट क्या होता है, देखते हैं। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, इसे मिटा देते हैं, लिख लीजिए इसे कैटालिस्ट की, इसमें आप डेफिनेशन राइट डाउन कर लेना और ये एग्जाम्पल दे दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक के प्रकार। टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट, उत्प्रेरक के प्रकार कितनी तरह के होते हैं? उत्प्रेरक 4 तरह के हमें दिए हुए हैं, 4 तरह के गिवन है। सबसे पहले कौन सा? जो वेग को बढ़ा देता है, जो मोस्टली हम उत्प्रेरक वर्ड आते ही जो हमारे दिमाग में ब्लिंक करता है। तो सबसे पहला जो वेग को बढ़ा रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन को गेन कर रहा है, यानी कैसा काम कर रहा है? पॉजिटिव वर्क कर रहा है, इसलिए नाम दे दिया पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक, पॉजिटिव कैटालिस्ट।
क्या होता है पॉजिटिव कैटालिस्ट? ऐसा रासायनिक स्पीसीज या वह उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के रेट ऑफ रिएक्शन को, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देता है। यानी ये कैटालिस्ट क्या करने वाले हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले हैं। तो वे पदार्थ जो किसी, वे सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं क्या कहलाते हैं? पॉजिटिव कैटालिस्ट, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करने वाले हैं? ये बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जब हम डिसोसिएशन करवाते हैं, इसको जब तोड़ते हैं तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड तोड़ते हैं तो हमें प्राप्त होता है वाटर एंड ऑक्सीजन। वाटर और ऑक्सीजन हमें यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, ये रिएक्शन जब करवाते हैं जनरली विदाउट एनी कैटालिस्ट, किसी भी कैटालिस्ट की अनुपस्थिति में जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो इस रिएक्शन के लिए हमें जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है उसकी नीड होती है 76 किलो जूल। 76 किलो जूल एक्टिवेशन एनर्जी की यहाँ पे नीड होती है इस रिएक्शन के लिए। देखेंगे इसे, जबकि इसी सेम रिएक्शन को जब कोलोइडी प्लैटिनम की प्रेजेंट में करवाते हैं तो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी की नीड होती है 57 किलो जूल। विदाउट एनी कैटालिस्ट कराई, एक्टिवेशन एनर्जी थी 76 किलो जूल। कोलोइडल प्लैटिनम की प्रेजेंट में कराई, एक्टिवेशन एनर्जी है 57 किलो जूल। हम सब जानते हैं कि इस तरह से काइनेटिक्स में हमने पढ़ा था एक्टिवेशन एनर्जी किसी भी रिएक्शन को होने के लिए, टेक प्लेस होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक एनर्जी बैरियर पार करना होता है, एक चढ़ाई पार करनी होती है। और हमने ये कहा था कि ये चढ़ाई जितनी छोटी होगी अभिक्रिया उतनी ही आसानी से होगी। ये बात हमने कर रखी है। तो देखिए इस तरफ हम ले लेते हैं एनर्जी, इस तरफ ले लेते हैं पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट, अभिक्रिया प्रोन्नति, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो देखिए जब इसी रिएक्शन के लिए मैं बता रहा हूं, जब आपने कोलोइडल प्लैटिनम नहीं लिया तो उस समय ये इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की नीड है जो कि क्या थी 76 किलो जूल। पर जब आपने कोलोइडल प्लैटिनम लिया तो इसने क्या किया, ये कैटालिस्ट है तो इसने क्या किया, एनर्जी बैरियर को छोटा कर दिया, एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को क्या कर दिया, कम कर दिया। पहले चढ़ाई ऊंची थी, अब चढ़ाई क्या हो गई, कम हो गई। और इसकी वैल्यू कितनी है 57 किलो जूल। यानी पहले जितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर पा रहे थे, अब उसकी तुलना में कई गुना रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल इसको क्रॉस कर सकते हैं, क्योंकि एनर्जी बैरियर छोटा हो चुका है, ऊर्जा अवरोध छोटा हो चुका है और इस चढ़ाई को हर कोई पार कर सकता है। तो कोलोइडल प्लैटिनम यहाँ पे क्या है, कोलोइडल प्लैटिनम इज द पॉजिटिव कैटालिस्ट। कोलोइडल प्लैटिनम यहाँ पे एक धनात्मक उत्प्रेरक है। क्यों है धनात्मक उत्प्रेरक, क्योंकि वो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा रहा है, अभिक्रिया का वेग बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी के मान में कमी करके। हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ पे भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है कैटालिस्ट के द्वारा, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैटालिस्ट उस रिएक्शन के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसकी वैल्यू में क्या कर देता है, कमी कर देता है, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो यहाँ पे एग्जांपल आपने ध्यान रखना है कि कोलोइडल प्लैटिनम की प्रेजेंट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का क्या हो रहा है, अपघटन, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, कोज कोलोइडल प्लैटिनम इज द पॉजिटिव कैटालिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए कोलोइडल प्लैटिनम एक धनात्मक उत्प्रेरक है। तो यहाँ पे फर्स्ट टाइप ऑफ कैटालिस्ट हमारा कंप्लीट होता है। इसने क्या किया था, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाया था। नेक्स्ट देखते हैं, सिंपल है, क्लास में आपको ड्यूरिंग क्लास ही क्या आपका एकदम लर्न हो जाना चाहिए ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे, भाई ये वेग बढ़ाने वाला है तो दूसरा हम क्या डिस्कस करें, घटाने वाला। सेकंड ऋणात्मक, या पहले इंग्लिश में लिख दूं मैं इसको, नेगेटिव
नेगेटिव कैटलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक। नाम से ही क्लियर हो गया, देखते ही पता चल गया कि पॉजिटिव ने अगर रेट ऑफ रिएक्शन को क्या किया था, बढ़ाया था, तो नेगेटिव क्या करने वाला है, कम करने वाला है। ये क्या करेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को कम करेगा। कैसे कम करेगा, एक्टिवेशन एनर्जी के मान में वृद्धि करके रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देगा। इसे कह रहे हो नेगेटिव कैटलिस्ट। अभी जो हमने बात करी थी हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, अगर अपन ने कोलोइडल प्लैटिनम की प्रेजेंट में कराया था तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया था। वही एग्जांपल हम यहाँ पे दोबारा ले रहे हैं, उसी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का H2O2 डिसोसिएट होके बना रहा है H2O प्लस O2। अगर ये रिएक्शन कोलोइडल प्लैटिनम में कराया तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा था। अगर इस रिएक्शन को हम करा दें ग्लिसरॉल की प्रेजेंट में कराएं तो इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन, भाई पहले क्या था, आप बिना ग्लिसरॉल के करा रहे थे तब रेट ऑफ रिएक्शन था, फिर आपने यही रिएक्शन किसकी प्रेजेंट में कराई, ग्लिसरॉल की प्रेजेंट में कराई, और ग्लिसरॉल के प्रेजेंट में कराने पे क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन में कमी आ गई। बिना किसी बाह्य जो यहाँ पे जो स्पीसीज थी उसकी एब्सेंट में जब करवा रहे थे तो रिएक्शन हो रही थी, पर जब आपने ग्लिसरॉल ले लिया तो इस रिएक्शन की रेट क्या हो गई, कम हो गई। रेट ऑफ रिएक्शन में क्या आ गई, कमी आ गई। मींस ग्लिसरॉल इस रिएक्शन के लिए क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट, ऋणात्मक उत्प्रेरक, क्योंकि इसने रेट ऑफ रिएक्शन में क्या कर दी है, कमी कर दी है। इसलिए ग्लिसरॉल यहाँ पे क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट। आगे नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं हम, एक सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन। सोडियम सल्फाइड नॉट अ सल्फाइड, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हम करवाते हैं। सोडियम सल्फाइड का जब ऑक्सीडेशन करवाया जाता है तो प्रोडक्ट बनता है Na2SO4, यानी सोडियम सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, रिएक्शन हो रही थी, ओके। अब जब इस रिएक्शन को करवाया जाता है इथाइल एसीटेट की प्रेजेंट में, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंट में जब इस रिएक्शन को करवाया जाता है तो इस रिएक्शन की रेट में कमी आ जाती है। इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंट में जब इस रिएक्शन को कराया जाता है तो इस रिएक्शन के रेट में कमी आ जाती है। तो इस रिएक्शन के लिए इथाइल अल्कोहल क्या है, नेगेटिव कैटलिस्ट, क्योंकि इसने रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया, कम कर दिया। फर्स्ट एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल देखिए, TEL, T फॉर टेट्रा, E फॉर इथाइल, L फॉर लेड, टेट्रा इथाइल लेड, यानी C2H4 का होल 4 Pb, ये है टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड भी एक नेगेटिव कैटालिस्ट के रूप में काम करता है, बट कहाँ पे करता है, कहाँ करता है, इसके द्वारा जो वर्क किया जाता है, हिंदी में बोलते हैं पेट्रोलियम अपस्फोटन को कम करता है। यानी क्या करता है, पेट्रोलियम अपस्फोटन को क्या करता है, कम करता है, या हम कहें इसे एंटी नॉकिंग एजेंट। देखिए, पेट्रोलियम अपस्फोटन को कम करता है। जब कोई भी व्हीकल, कन्वेंस, वाहन, जब इंजन उसका चल रहा होता है तो उसका इंजन खटखट करता है, उसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे नॉकिंग। तो TEL क्या करता है, जब TEL को उसमें मिला दिया जाता है तो TEL क्या करेगा, पेट्रोलियम की इस नॉकिंग को क्या कर देगा, कम कर देगा, जिससे जो वाहन है वो लंबे समय तक अपना एकदम एफिशिएंटली काम करता रहेगा। तो यहाँ पे जो TEL है वो क्या कर रहा है, नॉकिंग को क्या कर रहा है, कम कर रहा है मीन्स क्या है, नेगेटिव है। पेट्रोलियम अपस्फोटन को क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इसलिए इसे नेगेटिव कैटालिस्ट की कैटेगरी में रखा गया है। इसे ध्यान रखना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका मेथड ऑफ फॉर्मेशन भी हम डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ पे 3 प्रकार के कैटालिस्ट अपन ने डिस्कस करे जो कि नेगेटिव है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर रहे हैं। ग्लिसरॉल क्या कर रहा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिसोसिएशन की रेट को कम कर रहा है।
एथिल अल्कोहल क्या कर रहा है, सोडियम सल्फाइड के ऑक्सीडेशन की रेट को कम कर रहा है। और TEL यूज एट ए एंटी नॉकिंग एजेंट, यानी पेट्रोलियम अपविस्फोटन को कम करने के लिए टेट्रा एथिलेट का उपयोग किया जाता है। इतनी बात में कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड टाइप, जो कि है सवतः उत्प्रेरक या ऑटो कैटालिस्ट के बारे में बात करेंगे। क्या होता है ऑटो कैटालिस्ट? ध्यान दे, एक रिएक्शन हो रही थी, बिगिनिंग में रेट ऑफ रिएक्शन कम था, परंतु थोड़े समय बाद रिएक्शन की रेट बढ़ गई। थर्ड हम डिस्कस कर रहे हैं ऑटो कैटालिस्ट। ऑटो कैटालिस्ट सवतः उत्प्रेरक। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक रिएक्शन हमने शुरू करवाई थी, तो बिगिनिंग में तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, कम था, परंतु जैसे ही रिएक्शन शुरू करे थोड़ा समय हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन में वृद्धि हो गई, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया। तो क्यों कर गया इंक्रीज? हमने बाहर से कुछ भी नहीं मिला है, हमने बाहर से एज ए कैटालिस्ट कुछ भी यूज नहीं किया है, परंतु बिगिनिंग में एट द बिगिन क्या था, रेट ऑफ रिएक्शन कम था, पर कुछ समय पश्चात रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज कर गया, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया। तो यहाँ पे कैसे बढ़ा, उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सवतः उत्प्रेरक क्या है, ऑटो कैटालिस्ट क्या है? किसी रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट, कोई एक रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट यदि उस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करे, उस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा दे, तो उसे ही कहते हैं ऑटो कैटालिस्ट या सवतः उत्प्रेरक। खुद से ही, बाहर से किसी को यूज नहीं किया, सवतः सेल्फ ऑटो, तो खुद जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट ही इस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का वर्क कर रहा है, इसलिए क्या बोल दिया इसे, सवतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है, एग्जांपल डिस्कस करते हैं अपन, और एग्जांपल में हम यहाँ पे ले लेते हैं एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। एस्टर एथिल एसीटेट, एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं अपन एथिल एसीटेट। ठीक है, इसका हाइड्रोलाइसिस डिस्कस करते हैं अपन। तो हाइड्रोलाइसिस होके क्या बनेगा, एस्टर क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल। तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3COOH और साथ में बनेगा C2H5OH। ठीक है ना? ओके, हाँ, CH3COO C2H5U लिख देते हैं इसको ना, ताकि वहाँ पे आगे कन्फ्यूज़न नहीं हो कैसे बनाइए। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इतना टूटा, जल से क्या मिलेगा, H+ और OH-। वाटर से क्या मिलेगा, H+ और OH-। तो H+ और OH- यहाँ पे कौन आया, O पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पे कौन आ गया, H। C पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ कौन चला गया, OH। तो यहाँ पे H जुड़ेगा, क्या बनेगा, एसिटिक एसिड। यहाँ पे OH जुड़ेगा, क्या बनेगा, एथिल अल्कोहल या एथेनॉल। ठीक है ना? ओके, थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया मैंने आपको कैसे फॉर्म हुआ है। तो अब इस रिएक्शन के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, CH3COO C2H5। ठीक है, इस रिएक्शन में जब रिएक्शन आपने करवाई थी तब तो रेट ऑफ रिएक्शन कम था, बट थोड़ी देर बाद क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन अचानक से बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि इस रिएक्शन में जो एसिटिक एसिड फॉर्म हो रहा है, ये एसिटिक एसिड बन रहा है, यह इस रिएक्शन के लिए ऑटो कैटालिस्ट, सवतः उत्प्रेरक का काम करने लगता है। यानी बाहर से कोई आपने कैटालिस्ट काम में नहीं लिया, जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये प्रोडक्ट इसके लिए क्या करने लगता है, कैटालिस्ट का वर्क करने लगता है। अब प्रोडक्ट किसका है, खुद रिएक्शन का है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिस्ट या सवतः उत्प्रेरक। बात आगे समझ में? यदि किसी रिएक्शन में बनने वाला प्रोडक्ट उस रिएक्शन के लिए कैटालिस्ट का काम करे, उत्प्रेरक का काम करे, तो इसे क्या कहते हैं, सवतः उत्प्रेरक, ऑटो कैटालिस्ट। ठीक है, ओके, तो इस रिएक्शन को आप उतार लीजिए। नेक्स्ट एक और एग्जांपल दिया हुआ हमें ऑक्सैलिक एसिड का, वो भी देख लेते हैं अपन। ऑक्सैलिक एसिड H2
C2O4 इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट के साथ में और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में। जब ये रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट बनता है पोटेशियम का सल्फेट, मैंगनीज का सल्फेट, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में बनता है वाटर। ये यहाँ पे रिएक्शन टेक प्लेस होती है। मैंगनीज के साथ में 2 आएगा, CO2 के साथ में 10 आएगा और H2O कितने हो गए 6 H2O। तो यहाँ पे भी कितने होंगे, ये कितने हो गए भी 3 और 2 6 H2O। तो आगे भी कितना लगा देंगे हम 3 H2SO4 ओके सॉरी 10 एंड 6 16 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 8 H2O। इस रिएक्शन में भी देखिए ये रिएक्शन भी बिगिनिंग में तो स्लोली होती है पर थोड़े समय बाद क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन में जो आप प्रोडक्ट के रूप में मैंगनीज सल्फेट देख रहे हो, ये मैंगनीज सल्फेट का जो Mn2+ है ये इस रिएक्शन के लिए कैटेलिस्ट का काम करने लगता है और इस रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। इस रिएक्शन के रेट को कौन बढ़ा रहा है, ये वाला रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट बना है MnSO4, इसका जो Mn2+ है वो इस रिएक्शन के लिए क्या करता है, ऑटो कैटेलिस्ट का काम करता है। ये हो गया यहाँ पे होता है उत्प्रेरक। तो एस्टर के हाइड्रोलाइसिस में देख सकते हो और इस रेडॉक्स रिएक्शन में भी आप देख सकते हो कि Mn2+ यहाँ पे कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। नेक्स्ट टाइप अपन डिस्कस करने वाले हैं इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। इंड्यूस्ड कैटेलिस्ट यानी कि प्रेरित उत्प्रेरक। क्या होता है प्रेरित उत्प्रेरक, इससे संबंधित बात करेंगे। इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। फोर्थ है हमारा इंड्यूस्ड कैटालिस्ट प्रेरित उत्प्रेरक। इंड्यूस्ड कैटालिस्ट प्रेरित उत्प्रेरक। ध्यान दें, देखिए प्रेरणा या मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसके द्वारा अगर कोई आपको अच्छे से कोई प्रेरित करने वाला हो तो आप इतने मोटिवेट हो सकते हो कि जो काम आपके लिए असंभव है आप वो भी कर सकते हो। अगर आप इतने मोटिवेट हो जाएं तो जिसके लिए आप सोच भी नहीं सकते वो काम भी आप कर सकते हो। ऐसा ही कुछ हमारी रिएक्शंस के साथ भी होता है। एक एग्जांपल्स देखिए, आप 2 जने दौड़ लगा रहे हो, अगर आपके साथ जो दूसरा लड़का दौड़ रहा है या जो भी आपके साथ में लड़की दौड़ रही है, अगर आपसे वो तेज़ दौड़ रहा है तो आप में सेल्फ एक मोटिवेशन आएगा कि अगर वो दौड़ सकता है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता हूँ। तो उसको देखकर आप क्या होगा, आप भी दौड़ने लगोगे, आप भी तेज़ दौड़ने लगोगे। ऐसा ही कुछ यहाँ पे प्रेरित उत्प्रेरक में इंड्यूस्ड कैटालिस्ट में देखने को मिलता है। इसका अपन एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं तो हमारे ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए एक रिएक्शन हो रही थी सोडियम आर्सेनाइड Na3ASO4 Na3ASO3 सोडियम आर्सेनाइड। सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा था, नॉट प्रोडक्ट। जबकि सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन, आधा ऑटो ले लो, ऑक्सीडेशन यहाँ पे पढ़ा रहने दो चाहे, ऑक्सीडेशन आसानी से हो रहा था। देखो सोडियम आर्सेनाइड है, इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, पर सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन एकदम आराम से आसानी से ही ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। यानी एक रिएक्शन तो यहाँ पे हो ही नहीं रही है और दूसरी रिएक्शन यहाँ पे आराम से हो रही है, आसानी से हो रही है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि इन दोनों का साथ में ऑक्सीडेशन करवा दें, ये तो इंडिविजुअली ये रिएक्शन नहीं हो रही है, ये वाली हो रही है, बट हम क्या करें, सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड
यदि इनका साथ में ऑक्सीडेशन करा दें, देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन इंडिविजुअली नहीं हो रहा था, पर अब यहाँ पे देखिए क्या होने वाला है, ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा था, पर सोडियम सल्फाइड को देख के सोडियम सल्फाइड क्या हो रहा है, आराम से यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। तो इसे देख के, इससे मोटिवेट होके, इंड्यूस होके सोडियम आर्सेनाइड भी क्या होता है, ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है। सोडियम आर्सेनाइड का भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअली ये वाली रिएक्शन नहीं हो रही थी, परंतु जब इसे सोडियम सल्फाइड के साथ में कराया गया तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो कहने का मतलब है ये वाली रिएक्शन, या मैं कहूँ कि यहाँ पे जो सोडियम सल्फाइड से सोडियम सल्फेट का निर्माण है, ये रिएक्शन सोडियम आर्सेनाइड के लिए क्या है, इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, प्रेरित उत्प्रेरक, यानी इसकी प्रेरणा के कारण सोडियम आर्सेनाइड नहीं होने वाली रिएक्शन भी कर जाता है। इसलिए इस रिएक्शन को यहाँ पे कहा जाता है इंड्यूस्ड कैटालिस्ट। यानी एक रिएक्शन स्वतंत्र रूप से नहीं हो रही है, पर एक रिएक्शन जो आसानी से हो रही है। जब हमने इन दोनों रिएक्शनों को साथ में करवाया तो साथ में करवाने पर जो रिएक्शन नहीं हो रही थी वह रिएक्शन भी हो जाती है। इसी को कहते हैं इंड्यूस्ड कैटालिस्ट या प्रेरित उत्प्रेरक। तो गाइज यहाँ पे हमारे जो 4 टाइप्स ऑफ कैटालिस्ट है वो कंप्लीट होते हैं। पॉजिटिव कैटालिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा दिया था। नेगेटिव कैटालिस्ट, रेट ऑफ रिएक्शन को कम कर दिया था। ऑटो कैटालिस्ट, आपने बाहर से कोई भी कैटालिस्ट नहीं लिया, जो प्रोडक्ट बना है वही कैटालिस्ट का काम कर रहा है। और इंड्यूस्ड कैटालिस्ट, एक रिएक्शन नहीं हो रही है और दूसरी जो रिएक्शन है वो आसानी से हो रही है। तो स्वतंत्र रूप से नहीं होने वाली रिएक्शन को जब इजीली होने वाली रिएक्शन के साथ में करवाया गया तो नहीं होने वाली रिएक्शन भी टेक प्लेस हो जाती है। आपके सामने एग्जाम्पल है सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड का। ठीक है, ओके। तो गाइज इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम कैटालिसिस डिस्कस करेंगे। आप मैक्सिमम पढ़िए, सेल्फ नोट्स बनाइए, जितना रिपीट करेंगे उतना ही आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। और सीखा हुआ ज्ञान व्यक्ति कभी नहीं भूलता, हमेशा ध्यान रखिएगा। रटोगे तो थोड़े टाइम याद रहेगा, भूल जाओगे। आप इतना रिपीट कर दीजिए कि आप सीख जाएं। तो मिलेंगे अगली क्लास में। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।